हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 फरवरी जो कि पहले शिफ्टों के जितने भी आपके एसएससी जीडी 2024 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आज से आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि 2024 में 2 फरवरी के पहले शिफ्टों में किस प्रकार से आधारित क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर आप 2025 के लिए अभी से ही तैयारी कर रहे दोस्तों, तो आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से आपके पंडित बिरजू महाराज जी की संबंध है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आइए पंडित बिरजू महाराज से जो ये कथक से संबंधित है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कथक से संबंधित जो कि कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज, ये भी याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि वह कथक के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के ताल्लुक रखते थे, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, और इसके बारे में जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के जो कि प्रतिपादक थे, और जो कि यह लखनऊ घराने से संबंध है। आपके एग्जाम में घराने से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि कथक नर्तकों में के अनेक की महाराज परिवार की वंशज, जिसमें से अनेक की शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके जो कि अचन महाराज, ये सारा का सारा कथक से संबंधित है। आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, है ना। अगर बात करें, उन्होंने हिंदू शास्त्रीय जो कि संगीत का अभ्यास किया और एक प्रकार से गायक हो। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो कि प्राप्त हुआ था, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरजू महाराज को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उसे मिला था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कथक वह शब्द है जो कथा से बना है, जिसका अर्थ है कहानी कहने की कला, उसी को कथक कहते हैं। अगर मैं बात करूं, कथक शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में 8 है, जिसमें से कथक एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और मैं बात करूं दोस्तों कि कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुआ और भारतनाट्यम नृत्य के समान है। दोस्तों, अगर बात करें कि उत्तर भारत से संबंध कौन सा नृत्य है, तो कथक संबंधित है। प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो संगीत, मूक अभियान और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं को पाठ करते थे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता था मैंने लाया। दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था 2 फरवरी के पहले शिफ्टों में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा, एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी 2024 के जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ी, उनसे संबंधित जितने भी जिन्होंने ट्रॉफी जीता, ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, उन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। आप याद करके जाइएगा, है ना, जिस प्रकार से आपके एसएससी जीडी में जिस प्रकार से पहले पूछा गया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। दोस्तों, आइए इसके बारे में आपके एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसी की राज्य प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्यों में से एक चयन करेगा। दोस्तों, अगर पूछे कि आर्टिकल 178 में क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य के प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्यों में से किसी को एक चयन करेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बेसिकली अगर पूछे तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 178 में कहा गया। 179 की मैं बात करूं, अध्यक्ष और उपसभापति के कार्यालयों का अवकाश और इस्तीफा और उसे पदच्युति के बारे में आर्टिकल 179 में कहा गया। दोस्तों, प्रत्येक राज्य की विधानसभा अन्य की सदस्य अपने 2 सदस्यों को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। जब जब
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक विधानसभा किसी अन्य सदस्य को अथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंगास्वामी कप खेल से संबंधित है? हॉकी से। दोस्तों आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से संबंधित जो कि दोस्तों चाहे खिलाड़ी में कितने खेल खेलते हैं, चाहे कितने ऐसा ट्रॉफी जो आपके एग्जाम में पूछा गया जैसे कि खेल से संबंधित ट्रॉफी, तो दोस्तों और उनसे शब्दावली आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि रंगास्वामी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि रंगास्वामी जो कप है ना सो 1928 में पेश किया था, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और कप और उनसे शब्दावली आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माता पिता को कितने वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए? तो 6 से 14 वर्ष के बीच में माता पिता को अपनी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों मैं बात करूं कि 6 से 14 वर्ष का अधिकार, अगर मैं बात करूं तो यह शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत जो कि जोड़ा गया। वहीं मैं बात करूं दोस्तों एक आर्टिकल आया यानी कि 21A के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया कि शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस संशोधन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है और सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूलों प्रबंधन समितियों आने के बिना द्वारा यानी कि किया जाएगा। और भी बहुत सारा बात किया गया। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में कहा गया है ना। आर्टिकल जो कि 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ये कहा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी को। और कब मिला था? तो 1998 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो MS सुब्बुलक्ष्मी है ना सो किस गायिका के लिए जाना जाता है? तो कर्नाटिका गायिका के लिए, कर्नाटक गायक संगीत के लिए जाना जाता है, जो कि हिंदुस्तानी संगीत भी बहुत बार ऑप्शन लोग मार के आता है, आपको याद रखना है। और वहीं 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं उनका जन्म तो 1916 में मदुरई शहर में हुआ था। उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रशंसित और करियर रहा। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों इसी के साथ अगर लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 में बात करूं तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। अगर मैं बात करूं 2001 में दोस्तों तो आपके बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का नाम बदलकर मतलब उसकी जगह पर क्या दिया था? तो नीति आयोग दिया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 15 मार्च 1950 को यानी कि USSR की तर्ज पर देश के 5 यानी कि योजनाएं बनाने के लिए सलाहकार संस्थाओं के रूप में कही थी और 1 जनवरी 2015 को नवगठित नीति आयोग जो कि बनाया गया था, आपको याद रखना है। और उसी को यानी के साथ योजना के बदलने और उनके मंत्रिमंडल प्रस्ताव को पारित किया गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों बहुत सारा मैंने लेकर आया और आप आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर से संबंधित पुरस्कार से क्वेश्चन वाला आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909 में ICC की स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूं इनकी फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में जो कि स्थापित क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय को शुरू में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ICC के पहला नाम क्या था? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि बाद में नाम पड़ा, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 1965 में इनका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और 1989 में इनका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया, है ना। अगर मैं बात करूं 1965 में इसका नाम क्या बदला था पहले? तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया।
दोस्तों बहुत सारा और भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 32 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जो कि आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों 32 के अनुसार जो एक मौलिक अधिकार है और लोगों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य आवश्यक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय याचिका दायर करने का अधिकार है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के पालन के लिए बाध्य करने के लिए निर्देश या फरमान या रिट जारी करने का अधिकार है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की रिट है? तो बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षेपण केवल कुछ रिट है जिन्हें प्रदान किया जा सकता है। और आपको ये याद रखना, 4 ऑप्शन देगा, किसी एक हटा के आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अगर पूछे कि संविधान स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार निलंबित नहीं कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। दोस्तों आपके एक क्वेश्चन है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की संस्थापक, तो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, अगर मैं बात करूं ये 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ये स्थापित किया गया था। लोग आंसर कलकत्ता बहुत मारता, लेकिन आपको महाराष्ट्र के पुणे याद रखना है। अगर मैं बात करूं 1873 को महाराष्ट्र के पुणे ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज के रूप में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है? दोस्तों मैं आप सबको एक बार पुनः बोल देता हूं कि आपके जो 2024 के फरवरी से आपके एग्ज़ाम जो शुरू हुआ था ना, वही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बांस नृत्य कौन सी जनजाति कराती है और किस पारंपरिक नृत्य को बांस नृत्य कहा जाता है? तो चराव जो नृत्य है ना, उसी को बांस नृत्य अनेक की जनजाति करती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मिजोरम में चराव नृत्य मनाया जाता है और चराव के दौरान किए जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसे बांस नृत्य कहा जाता है, क्योंकि इसे बांस का उपयोग करके किया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यह एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष लयबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं और बांस बजाते हैं और क्षैतिज रूप से जमीन के पास होता है और महिलाएं बांस की थाप के अंदर और बाहर की ओर कदम रखते हुए नृत्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है? तो 33% आरक्षण प्राप्त हुआ। आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में कितने परसेंट का आरक्षण हुआ? तो 33% का आरक्षण हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं आरक्षण विधेयक 2023 108वां संवैधानिक संशोधन अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था और यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षित किया गया था। आपको याद रखना है 2023 में 108वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के तहत 1/3 सीटों का आरक्षित किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि छऊ। छऊ जो 3 प्रकार से संबंधित है दोस्तों, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। आपको याद रखना है। सरायकेला छऊ पूछे तो आपके झारखंड में, अगर पूछे पुरुलिया छऊ आपके वेस्ट बंगाल में, है ना। और उसी प्रकार से एक छऊ आता है जो आपके ओडिशा से संबंध रखता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध ओडिशा और छऊ सहित विभिन्न लोक नृत्य शैलियों का उदय हुआ था। कई लोग संबलपुरी नृत्य की प्रशंसा करते हैं जो पश्चिम ओडिशा में सबसे प्रसिद्ध है। संबलपुरी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके ओडिशा से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कटक, जाजपुर, जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, भद्रा माने कि बालेश्वर, ढेंकला अन्य प्रकार से जो कि नृत्य शैली अभ्यास किया जाता है और वहाँ मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? 324 जो है ना दोस्तों, ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित है। अगर मैं बात करूं तो भाग 15 324 के तहत 3 चुनाव आयोग का संबंधित है। अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग की स्थापना तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत किया गया था और यह अगर बात करें चुनाव आयोग जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक संबंधित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए पूरी तरह प्रक्रिया में निर्देशित और नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन गांधी जी चंपारण आंदोलन के लिए था, तो नील मजदूरों की समस्या समाधान करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन को चलाया गया था।
अगर मैं बात करूं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ तो 1917 में, 1918 में खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा 3 कठिया प्रणाली की समस्या को लेकर शुरू किया गया चंपारण सत्याग्रह के किसानों की कुल बटा यानी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था। इसी के लिए नील जो मजदूरों के लिए जो ना दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। और भी मैं बात करूं दोस्तों, बिहार के उत्तरी पश्चिमी गांव चंपारण के किसानों को उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक खाद्य फसलों के बजाय यानी यूरोपीय बागान मालिकों और द्वारा नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। नील की खेती भूमि की उत्पादकता को नष्ट कर रही थी, जो किसानों के लिए विरोध का मुख्य कारण था। गांधी जी ने किसानों के हितों को प्रतिनिधित्व करना चुना और चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया और 1917 में उत्तरी बिहार के तत्कालीन अविभाजित चंपारण जिले में किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की आपूर्ति का साधारण माप क्या है, तो एम आ जाएगा कि मुद्रा की आपूर्ति का साधारण माप एम है। मुद्रा आपूर्ति आमतौर पर एम पैमानों के माध्यम से होता है। मुद्रा आपूर्ति की संकीर्णन से व्यापक पैमानों पर मापा और वर्गीकृत किया जाता है। अगर मैं बात करूं एम पैमानों के माध्यम से एमओ सबसे संकीर्णन रूप से शामिल होता है और एम4 जो सो व्यापक रूप से शामिल होता है, जिसमें से आपको बहुत प्रकार से दिया गया है, एमओ, एम1, एम2, एम3, एम4 इसमें बांटा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है। तो संविधान के भाग 4 में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में जागरूकता फैलाने का काम सौंपने का योजना बना रही है। मौलिक कर्तव्य का विचार रूप से रूस के संविधान से प्रेरित। अगर बात किया कि भाग 4 में क्या, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया। मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूँ तो कहाँ से लाया गया, तो रूस से लाया गया। अगर मैं बात करूँ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 शामिल किया गया। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा भाग ये आर्टिकल, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। और जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ दोस्तों, आपको इस तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको लेवल पता चले, आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रश्न जैसे पूछा गया था। अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी के प्रारंभिक निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से रूसी वैज्ञानिक दिमित्री यानी कि इवानोविच मेंडलीव थे और उन्होंने 1969 में न्यूलैंड्स ऑस्टेक के नियम की अस्वीकृति के बाद मेंडलीव आवर्त सारणी द्वारा पेश किया गया था और मेंडलीव के आवर्त चार्ट में तत्वों को उनके मूल गुण, परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था ना, उसके अनुसार जो कि किस प्रकार से सेट किया था, तो उन्होंने बताया कि जो मूल गुण है ना, उनके परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौर्य काल में जो कलिंग युद्ध है ना, मौर्य काल में अशोक मौर्य का तीसरा जो शासक था और 261 में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अगर मैं बात करूं कलिंग युद्ध अशोक के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ था और क्योंकि उन्हें युद्ध और हिंसा की निरर्थकता एक एहसास हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद कौन अपनाया था, तो मौर्य यानी जो कि अशोक ने अपनाया था और 261 ईस्वी में जो कि कलिंग युद्ध लड़ा था। अगर मैं बात करूं कि बिंदुसार अशोक के पिता थे, अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार था, और जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार यानी दक्कन क्षेत्र और दक्षिण तक किया था। दोस्तों आपके लिए इतना क्वेश्चन जो भी आपके 2 फरवरी के पहले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। आपको एग्जाम एनालिसिस कर रहा हूँ और आपके लिए, ताकि आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे एक मेहनत के लिए लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर आप कहोगे दोस्तों तो इसी तरह से मैं आपके SSC GD के लिए पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा, GK GS के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।